गेटिंग टू यस बुक समरी इन हिंदी। बिजनेस में मोल भाव एक्सपर्ट बनने का तरीका। हेलो दोस्तों, साल 1981 में प्रकाशित हुई कुछ गेटिंग टू यस को बेहतर तरीके से मोल भाव करना सिखाएगी। इस बुक समरी की मदद से आप जान पाओगे कि किस तरह से आप बिना कुछ नुकसान सहे किसी भी चीज़ को लेकर मोल भाव करते हुए खुद के लिए फ़ायदे का सौदा तय कर पाएंगे। तो अगर आपको अपने छोटे या बड़े बिजनेस में मोल भाव अच्छे से करना है तो आप ये बुक समरी आगे पढ़ सकते हैं। यह बुक समरी किसके लिए है? यह हर उस व्यक्ति को जो कि खुद को मोलभाव करने में एक्सपर्ट बनाना चाहते हैं, फिर चाहे उसे कोई बिजनेस की डील करनी हो या कि घर के लिए कोई सामान खरीद करना लाना हो। हर उस व्यक्ति के लिए यह जानना चाहता है कि कैसे किसी भी डील में हर सिचुएशन में खुद के लिए जीत की ही सुनिश्चित करे। लेखक के बारे में रॉजर फिशर अमेरिका के हार्वर्ड लॉ स्कूल के प्रोफेसर थे। उन्होंने अपने सहयोगी लेखकों के साथ मिलकर हार्वर्ड नेगोशिएशन प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी। उनका जन्म साल 1922 में हुआ था और 2012 में उनकी मृत्यु हो गई। वही विलियम पूरी मशहूर मानव विज्ञान यानी कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट के रूप के में जाने जाते थे। वो दुनिया भर की बहुत सारी कॉरपोरेट संस्थाओं के साथ भी विभिन्न सरकारी संस्थाओं के लिए भी पीस नेगोशिएशन यानी कि शांति वार्ताकार के रूप में काम करते थे। ब्रूस पैटन भी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के लेक्चर थे, साथ ही विंटेज पार्टनर्स नाम की एक कंपनी के सह संस्थापक भी थे। विंटेज पार्टनर एक अंतर्राष्ट्रीय कंसल्टेंसी कंपनी है जो कि विभिन्न कंपनियों को उनके नेगोशिएशन स्किल को बढ़ाने में मदद करती है। अच्छे से मोलभाव करना सीखिए। सब कुछ आपके मोलभाव करने पर ही निर्भर है। आज शायद इस बात पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल होगा कि पहले किसी भी तरह के फैसले को लेने से पहले शायद ही कोई बैठकर उसके बारे में बात करता था, फिर चाहे फैसले घर के हो या फिर बिजनेस के जुड़े हो। पहले किसी भी चीज़ को लेकर सिर्फ एक ही व्यक्ति का फैसला सुना देता था और बाकी के सब चुपचाप उसको मान लेते थे। घर में अक्सर बड़े बुजुर्ग जो कह देते थे उस पर ही आंख मूंद कर यकीन करते थे और वो सर्वसामान्य हो जाता था। ठीक इसी तरह कंपनी में जो सबसे सीनियर बॉस होता है उसके अकेले के लिए ही फैसला पूरी कंपनी चला करती है। ऐसा नहीं है कि इस तरह से बूढ़े बुजुर्गों के लिए कुछ फैसले गलत ही होते हैं, लेकिन किसी भी फैसले को लेने से पहले सबका राय और मशवरा लेना ज़रूरी होता है। आज के समय में यही चीज़ बदलती हुई दिख रही है। अब किसी भी स्तर पर कोई भी फैसला लेने से पहले लोग काफ़ी सोच विचार और बातचीत करते हैं, सबकी राय सुनते हैं और फिर जिस पर सबकी सहमति है उसी फैसलों को सब स्वीकार करते हैं। आज चाहे घर के भीतर के फैसले हो, बिजनेस के हो या फिर कोई भी राजनीतिक पार्टी द्वारा लिए गए फैसले हो, अब किसी भी निर्णय पर पहुंचने के लिए हर स्तर के लोगों को सुझाव और सलाह जरूरी ली जाती है। कंपनी के सीईओ कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने एम्प्लॉय से बात करते हैं, उनकी राय लेते हैं। नेता भी अपने वोटर से और पार्टी कार्यकर्ताओं से लगातार संपर्क में बने रहते हैं। क्या सही है और क्या गलत, हमेशा ये समझने में लगे रहते हैं। आज इंटरनेट का ज़माना है। उंगली चलाने से मात्र हर चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर घर का कोई बुजुर्ग बच्चे को किसी काम के लिए मना करता है तो बच्चा खुद इंटरनेट से उस काम के फ़ायदे और नुकसान को समझ सकता है, और अगर किसी बड़े ने उसे कुछ गलत बताया तो उन्हें भी सही जानकारी देने की काबिलियत रखता है। कुल मिलाकर हर जगह पर हाथ बोलने और अपना मत रखने का प्लेटफॉर्म बना हुआ है। फिर चाहे दोस्तों के साथ किसी मूवी के अच्छी या ख़राब होने की बहस हो या फिर किसी कंपनी द्वारा लिए जाने के लिए फैसले हो लेकर होने वाली बातचीत हो, हर जगह आपको अपनी एक मजबूत पक्ष के साथ रखनी चाहिए। लोगों की अपनी बातों से संतुष्ट करने का गुण आपके अंदर होना चाहिए। इसीलिए आपके मोलभाव यानी कि अपनी बातों को वजन के साथ रखना और सामने वाले को कन्विंस करना आना चाहिए। ये आपके पर्सनल लाइफ से लेकर प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत काम आने वाला है। व्यर्थ ही बहस से बचें, इसमें भी आपका ही नुकसान होगा। कई बार दो पक्षों में होने वाली बातचीत ऐसे मोड़ पर पहुंच जाती है जहां से उसका कुछ भी हल निकलना असंभव होता है। जैसे कि मान लीजिए कि दो कंपनियों के बीच किसी डील को लेकर बात हो रही है, लेकिन शुरू में यही पता लग गया कि किस डील में कोई भी पक्ष समझौता करने वाला नहीं है। तो इस स्थिति में बेहतर यही होगा कि आप बेकार की बहस ना करें, पहले ही स्टेप को डील कैंसिल करके बात ख़त्म करें। क्योंकि ये आपको भी अच्छे से पता है कि यहाँ पर बहस करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि दोनों पक्षों में से कोई भी झुकने को तैयार नहीं होगा, कोई भी अपनी हार नहीं मानेगा। ऐसे में अगर ज़्यादा बातचीत की गई तो सकता है कि बहस उग्र रूप ले ले और फिर दोनों पक्षों का रिश्ता भी खराब हो सकता है, जो किसी भी हालत में आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है। और इस तरह की बहस में आपको
एंटी और टाइम दोनों ही एनर्जी और टाइम दोनों ही खराब होता है। इसलिए बेहतर है कि ऐसी चीज़ों से बचने के लिए शुरू में ही अपनी बात साफ तौर पर रखें और बात को ख़त्म करें, क्योंकि वर्ड्स की बहस से आपको सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही होगा। ये बात हमेशा ध्यान में रखें कि आप इंसानों के साथ मोल भाव कर रहे हैं। किसी भी विषय पर जब बात हो रही होती है तो वहाँ हमेशा दो पक्ष मौजूद होते हैं और दोनों ही पक्ष अपनी बात को सही साबित करने में लगे होते हैं। ये दोनों ही लोग अपने बात करते समय अपना एक्सपीरियंस, वैल्यू और इमोशन भी साथ में लेकर बैठे होते हैं और ज़रूरत पड़ने पर इन सब चीज़ों का अपने हिसाब से इस्तेमाल भी करते हैं। ऐसे में कई बार ऐसा भी होता है कि किसी एक चीज़ पर अलग अलग लोगों के रिएक्ट करने का तरीका भी अलग अलग होता है। जैसे कि किसी बात को लेकर हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशन हो रहे हैं लेकिन सामने वाले को इरिटेटिंग लग रहा हो। ऐसे में किसी भी निर्णय को लेने के लिए होने वाली बातचीत के दो फेज़ होते हैं। पहला फेज़, हम जब दोनों पक्ष आपस में सहमति से बात करते हुए किसी मुद्दे का हल निकालना चाहते हैं, जबकि दूसरा फेज़ वो होता है जब पक्ष इमोशनल हो उठता है और बहस के दौरान होने वाली बातों को पर्सनली लेकर रिएक्ट करने लगता है। इन दोनों फेज़ के बीच बहुत बारीक सा अंतर रहता है। तो ऐसे में आपको किसी भी टॉपिक पर बात करते समय या चीज़ों का मोल भाव करते समय इस बारीक से अंतर को समझना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी डील के दौरान आपका या सामने वाले का पक्ष का गुस्सा या इमोशन होना पूरे डील को ख़राब कर सकता है। इसीलिए कभी भी कोई डील या मोल भाव करते समय इस बात का ख्याल जरूर रखें कि आप इंसानों के साथ डील कर रहे हैं और उनके पास इमोशंस भी है। समस्या से लड़िए, ना कि उस इंसान के जिसके साथ आप मोल भाव करते जा रहे हैं। कभी किसी भी मोल भाव या डील का लक्ष्य किसी की हार या जीत नहीं होना चाहिए, क्योंकि डील का मतलब हार जीत नहीं बल्कि आपका समझौता होता है। ये किसी भी समस्या का हल निकालने की एक प्रक्रिया है, ये कोई हार जीत का खेल नहीं है। ये तरीका तभी काम करेगा जब दोनों पक्ष में लोग किसी भी समस्या को एक जैसे नज़रिए से देखते हुए अपना हल निकालने की कोशिश करेंगे, ना कि अलग अलग सुझाव देते हुए खुद को बेहतर साबित करने में होड़ में लग जाएं। कई बार किसी बात का हल निकालने के लिए दोनों पार्टी को टेबल के एक ही साइड में बैठकर बात करना ज़्यादा फायदेमंद होता है। ऐसा करने से आपका फोकस समस्या के हल पर रहेगा, ना कि समस्या को लेकर एक दूसरे का आरोप लगाने पर। ऐसा करने के लिए हमेशा आपको एक दूसरे के लिए कड़वे शब्दों का प्रयोग करने से बचना चाहिए। आप एक दूसरे का पर्सनल अटैक करने से बचें। बात कितनी भी बढ़ जाए लेकिन आप किसी पर पर्सनल अटैक मत कीजिए। किसी के व्यवहार और उनके नेचर को लेकर उस पर कमेंट मत कीजिए। तभी आप बिना किसी वाद विवाद के किसी भी समस्या का हल निकाल पाएंगे। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आप शादी टूट चुकी है लेकिन आपके छोटे बच्चे हैं जिनकी जिम्मेदारी को लेकर आप दोनों को निर्णय लेना है। ऐसे में आप जब इस बारे में बात करें तो सिर्फ इसी समस्या पर चर्चा करें। बाकी आपका रिश्ता क्यों टूटा, इसमें किसकी गलती थी, इन सब विषयों पर बात करना बेकार है। तो हमेशा समस्या से लड़ना है, ना कि उस समस्या को इंसान के जिसके साथ आप मोल भाव कर रहे हैं। किसी भी समस्या का हल निकालने से पहले दो पक्षों की इच्छा जरूर जान लीजिए। अक्सर कई बार समस्या हल इसीलिए भी जल्दी नहीं निकल पाता क्योंकि उसमें दोनों पक्षों की सहमति नहीं बन पाती। ऐसे में आपको किसी भी समस्या का हल निकालने के लिए दोनों पक्षों की खुशी और इच्छा को जरूर ध्यान में रखना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि आप अपनी फैमिली के साथ कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं। आपकी इच्छा किसी बीच पर जाने की है लेकिन आपकी पत्नी हिल स्टेशन पर जाना चाहती है। ऐसी स्थिति में अगर आप किसी एक की इच्छा और खुशी का ध्यान नहीं रखेंगे तो शायद आप बेहतर निर्णय नहीं ले पाएंगे। आप दोनों ही इच्छा का सम्मान करते हुए किसी माउंटेन सी वाले इलाके में घूमने के लिए भी ले जा सकते हैं, जहाँ पर आपको समंदर की लहरों को देखने का भी ख्वाब पूरा हो जाए और आपकी पत्नी को हिल स्टेशन भी घूम लिए। ये सिर्फ एक छोटा सा उदाहरण है। आप इसी तरह से ज़िंदगी में छोटी छोटी चीज़ पर डिसीज़न लेते हुए अपना निर्णय ले सकते हैं। किसी के साथ मिलकर किसी भी चीज़ का निर्णय लेने से वक्त ये जानने की कोशिश करें कि आपके विचार और सामने वाले के विचार में अंतर क्या आ रहा है और क्या आप ऐसा कर सकते हैं जिससे दोनों की इच्छा का सम्मान हो सकता है। ऐसे में किसी भी निर्णय को लेने से पहले दोनों पक्षों की इच्छा और खुशी को जानने की कोशिश करें। ऐसा करके बेशक आप एक बेहद फैसला ले सकते हैं। समस्या का पूर्ण हल निकालने से पहले उनके विकल्पों पर जरूर ध्यान दें। जब दो लोग बैठकर किसी चीज़ पर बातचीत करते हैं, कुछ निर्णय लेने की कोशिश करते हैं, तो ज़्यादातर ये पहले से ही निर्धारित होता है कि किस तरह का निर्णय आने पर दोनों पक्ष खुश रहेंगे। इस वजह से अक्सर जब किसी भी विषय पर निर्णय लेने के उद्देश्य से दो लोग बात करते हैं, बैठते हैं, पहले से ही पता होता है कि इस बातचीत का आखिर निर्णय क्या आने वाला है। किसी एक पक्ष के लिए या तो हाँ होगी या तो फिर ना।
लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि आप दोनों सीधे सीधे रिजल्ट देने के बजाय किसी और विकल्प पर भी विचार कर सकते थे। आप किसी समस्या को दो से अधिक हल में बारे में सोचिए। सिर्फ हाँ या ना में मत उलझे रहिए, बल्कि हर संभव हल पर विचार कीजिए। उदाहरण के लिए, जब नोबेल प्राइज़ देने वाली कमेटी किसी को प्राइज़ देने का विचार करती है, तो वहाँ पर एक अवार्ड के लिए कई सारे उम्मीदवार होते हैं और फिर उन सभी उम्मीदवारों पर अलग अलग क्राइटेरिया में रखते हुए एक दूसरे की तुलना की जाती है। अंत में जो सबसे बेहतर होता है उसे ही पुरस्कार के लिए चुना जाता है। ऐसा नहीं होता कि कमेटी सिर्फ किसी भी एक नाम को लेकर बहस शुरू कर देती है और जिससे पुरस्कार दिया जाए या नहीं। ठीक इसी तरह एक ही तरफ के निर्णय पर मत डटे रहिए। किसी एक समस्या के बारे में सॉल्यूशन होते हैं, बेशर्त आपको आपके आपस में बात करते समय हर संभव हल पर नज़र डालने की और विचार करने की ज़रूरत है। कई बार तो इन विकल्पों में भी बेहतर हल छिपे हुए होते हैं, बस आपको उन्हें ढूंढ निकालना है। हमेशा अपने निर्णय को लेने के पीछे एक मजबूत कारण रखिए। इस बार ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि किसी भी फैसले को लेने पे पीछे एक इंटेंशन कितना अच्छा है या कितने लोगों का भला कर रहे हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है पड़ता है कि आप जो भी फैसला ले रहे हैं उसके पीछे का कारण कितना स्ट्रॉन्ग है। आप जो भी निर्णय ले रहे हैं, क्या उसको पूरी तरह से जस्टिफाई कर पा रहे हैं, और अगर जस्टिफाई कर रहे हैं तो किस क्राइटेरिया में जाकर जस्टिफाई कर रहे हैं। क्योंकि बिना प्रॉपर सर्टिफिकेशन के लिया गया डिसीज़न किसी भी लिहाज से ठीक नहीं है। ना तो आपके लिए बेहतर है, ना ही सामने वाले के लिए। जैसे कि मान लीजिए कि आप किसी फ्लैट की डील कर रहे हैं। फ्लैट का ब्रोकर आपकी उम्मीद से कई गुना ज़्यादा इसका दाम बता रहा है। ऐसे में आप उसके सवाल करते हैं कि किस वजह से एक फ्लैट का दाम इतना अधिक है, और क्या वो जिस क्राइटेरिया में फ्लैट की कीमत को आंक रहा है वो आपके लिए वर्थ है। इस तरह आपने उस फ्लैट को जो दाम बताया, आपके पास भी उसका प्रॉपर रीज़न होना चाहिए। आपके पास भी एक सवाल का जवाब होना चाहिए कि इस फ्लैट का दाम आपके हिसाब से इतना ही क्यों होना चाहिए। आप किसी क्राइटेरिया में रखकर फ्लैट को दाम को आंक रहे हैं, ये भी बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ऐसे करके सिर्फ आप खुद के लिए बेहतर डील कर सकते हैं, बल्कि सामने वाले को भी अपने डिसीजन से आसानी से सहमत कर सकते हैं। अच्छा मोल भाव करने के लिए आपको पहले से ही तैयार रहना होगा। किसी किसी भी बिना तैयारी के किसी डील को फाइनल करने मत जाइए। तैयारी का मतलब आप जिसका अधिक हो सकती है उतनी जानकारी जुटाने का प्रयास करें। जिस बारे में डील करनी है या फिर जिस मुद्दे पर बात करनी है उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करिए। जिसके साथ आप बात करने वाले हैं उसके बारे में भी जितनी इन्फॉर्मेशन मिल सके जुटाने की कोशिश कीजिए। सामने वाला व्यक्ति का नेचर कैसा है, क्या वो आपकी बात देर तक सुनने की क्षमता रखता है या नहीं, उसका इंटरेस्ट क्या है, किस चीज़ को लेकर वो इमोशन होता है, और वो जो भी डिसीज़न लेगा क्या उसमें उसके लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है या फिर उसे किसी और का भी ध्यान रखना है। वो पर्टिकुलर किस पार्टी धर्म मान्यता पर यकीन करता है। सब कुछ जितना आप पहले उसके बारे में जान सकते हैं उतना ही आपके लिए इस डील के निर्णय लेना आसान होगा। कहने को तो ये सब छोटी और बकवास चीज़ लगती है, लेकिन वास्तव में इतनी जानकारी होने पर आप बड़ी आसानी से किसी भी निर्णय पर पहुंच सकते हैं, या कहो कि आप सामने वाले को बहुत आसानी से कन्विंस कर सकते हैं। इसके साथ ही आप डील को करने की लॉजिस्टिक डिटेल पर भी ध्यान दीजिए, जैसे कि कब और कहाँ पर आप ये डील करने वाले हैं, जगह कौन सी है, ऑफिस या घर या फिर कोई पब्लिक प्लेस है, एक दूसरे से फेस टू फेस बात करने वाले हैं या फिर फ़ोन पर ही डील होने वाली है, सुबह बात होगी या शाम को। ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन भी आपको किसी भी डील को बेहतर अंजाम तक पहुंचाने में मदद करती है। ऐसे में किसी भी मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं, फिर चाहे वो ऑफिस की डील हो या फिर आप घर के किसी गंभीर मुद्दे पर बात करने जा रहे हो, इस तरह की छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन जुटा के आप खुद को उसी हिसाब से तैयार करके अपनी डील को बेहतर परिणाम में बदल सकते हैं। मोल भाव सिर्फ बातचीत है, इस बात को ध्यान से सुने और जो फैक्ट है उसी पर टिके रहें। इस बात से आप भी काफ़ी हद तक सहमत होगा कि अधिकतर समस्या सिर्फ बातचीत ना होने की वजह से बढ़ती है। अधिकतर गलतियाँ सिर्फ कम्युनिकेशन गैप की तरफ से खड़ी होती है, और जो एक दूसरे की बात और इंटेंशन क्लियर ना हो कि आपसे लड़ाई झगड़े का कारण बताता है। ऐसे में इस तरह की समस्या से बचने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप बातों को अहमियत दीजिए। जितनी शिद्दत से आप चाहते हैं कि लोग आपकी बातें सुने, उतनी शिद्दत से आप दूसरों की बात भी सुनिए। और दूसरों की सिर्फ उन्हीं बातों पर मत सुनिए की कोशिश कीजिए जो आप सुनना चाहते, बल्कि उन बातों को भी सुनिए जो कड़वी है और जिसे आप सुनना नहीं पसंद करते। लेकिन इस कड़वी बात का भी एक रिएक्शन गुस्से में आकर या इमोशन होकर मत दीजिए, बल्कि
उनकी एक कड़वी बात के पीछे के नब्ज़ पकड़ने की कोशिश कीजिए, फैक्ट को बाहर निकालिए और फिर उस बात की जड़ को ख़त्म करने की कोशिश कीजिए। आप किसी भी डील या बातचीत को एक अच्छे मुकाम तक पहुंचा सकते हैं जब आप बात करेंगे और चीज़ों को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। शांत होकर बैठना किसी भी बातचीत का हल नहीं निकाल सकता और सिर्फ बोलना भी आपको बेहतर रिजल्ट नहीं दे सकता। इसीलिए बोलने और सुनने का बैलेंस ही आप किसी को मोलभाव यानी किसी डील को बेहतर तरीके से निपटा सकते हैं। सबसे बेहतर तरीका भी सफलता की पूरी पूरी गारंटी नहीं दे सकता। वैसे सिद्धांतों के अनुसार अगर किसी भी मुद्दे पर बेहतर फैसला लेना है तो दोनों पक्षों को बैठकर आपस में खुले रूप से इस पर बात करनी होती है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि बेहद के सभी अनुकूल माहौल होने के बावजूद भी किसी मुद्दे का बेहतर रिजल्ट नहीं निकल पाता। ऐसा कई कारणों से हो सकता है, जैसे कि कई बार दूसरे पक्ष की मंशा ही नहीं होती है कि किसी समस्या का बेहतर हल डिसाइड हो सके। वो मन जो निश्चय कर सके सिर्फ उसे ही टिके होते हैं। किसी भी सूरत में उससे कोई अलग भी निर्णय लेने पर राजी होते ही नहीं है। ऐसे में आप खुद की तरह से कितना भी बेहतर प्रयास कर ले लेकिन आप उन्हें किसी भी चीज़ के लिए राज़ी नहीं कर सकते। यहाँ तक कि आपकी सारी बातों से सहमति जताने के बाद भी वो अर्थ निकल देकर आपके द्वारा बताए गए हल को रिजेक्ट कर देते। ऐसे स्थिति में आपको भी साफ तौर पर स्पष्ट कर देना चाहिए कि आप किसी भी फैसले को तभी स्वीकार करेंगे जब आपका कोई मजबूत कारण हो। इस तरह से लंबी चौड़ी बहस करने के बाद व्यर्थ के कारण में चलते आप किसी गलत फैसले को स्वीकार नहीं कर सकते। ऐसे बात को और समझ ले, ज़िंदगी में लगभग सभी चीज़ों को, सभी समस्याओं को बातचीत के जरिए सुलझाया जा सकता है। लेकिन फिर भी बहुत से मुद्दे ऐसे होते हैं जिसका समाधान आप बातचीत से नहीं निकाल सकते। ऐसे में बेहतर यही होगा कि ऐसे मुद्दे पर बहस करने से बचें। जैसे कि आप दुनिया के किसी भी बेहतर बातचीत करने वाले या मोलभाव करने वाले क्यों ना हो जाए, लेकिन आप कभी व्हाइट हाउस या ताजमहल तो नहीं खरीद सकते ना। कंक्लूज़न, इस बुक समरी से जानिए आपको इस सवालों के जवाब मिले हैं, कैसे मोलभाव किया जाए और किसी के साथ बातचीत के जरिए किसी समस्या का हल निकालने की कला सीखना जरूरी है। मोलभाव करना सीखें क्योंकि हर समस्या का हल बातचीत से संभव है और तनावपूर्ण माहौल में बात करना अवॉइड कीजिए। आप किसी से बातचीत करने के बेहतर निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कुछ खास टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि किसी भी हल तक पहुंचने से पहले उसके विकल्पों पर जरूर ध्यान दें। किसी भी डिसीज़न को लेने से पीछे बेहतर कारण तैयार रखें और अपने पर हर फैसले को एक खास तरीके से क्राइटेरिया में रख के तोलें। किसी भी डील को करने से पहले खुद को तैयार करें। वास्तव में बातचीत करना ही मोलभाव है, इसीलिए पहले ध्यान से सुने और फैक्ट को जानने की कोशिश करें। और एक बात हमेशा याद रखिए, कई बार सबसे बेहतर तरीका भी आपको सफलता नहीं दिलवा सकता। तो दोस्तों, आपको आज का हमारा यह बुक समरी कैसा लगा? अगर आपको कोई सवाल या फिर सुझाव या फिर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए और इस बुक समरी को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। आपको बहुमूल्य समय देने के लिए दिल से धन्यवाद। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।